पक्का। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार। झारखंड विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हुए 1 हफ्ते से अधिक हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हरकत में आ चुका है। संगठन मंत्री बीएल संतोष रांची के दौरे पर गए थे और एक मंथन का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली भी तलब किए जाएंगे। झारखंड के जितने भी कोर कमेटी के बीजेपी के लीडर्स हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार, अमित जी से हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी से मंथन शुरू हो गया है। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मनीष जी। हाँ, निसंदेह शनिवार को बीएल संतोष झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी नेताओं से मिलकर एक बड़ी बैठक कर चुके हैं। उसमें पदाधिकारियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी मौजूद थे जो या तो जीते हैं या हारे हैं, मतलब दोनों तरह के लोग वहां उपस्थित थे। तो बेसिकली उनका मंथन शुरू हो गया है, उनकी चुनावी समीक्षा चल रही है। अब एक और दिल्ली में होना है, प्रस्तावित है। ये मुझे शायद, जैसा मुझे याद आ रहा है, कल 4 दिसंबर को दिल्ली में फिर झारखंड के नेताओं का जमावड़ा होगा और उसी मंथन को वो आगे बढ़ाएंगे। जो हमें जानकारी मिलकर आ रही है, बीजेपी के नेता हार का कुछ अलग अलग कारण बता रहे हैं। उनका मानना है कि मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन, ये निस्संदेह वो इसको बड़ा फैक्टर मान रहे हैं और वो मान रहे हैं कि गोगो दीदी योजना का उतना प्रसार नहीं हो पाया और मैया दीदी योजना चूंकि लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हो गया था, तो मैया दीदी योजना का एक बहुत बड़ा असर इस चुनाव परिणाम में सामने आया है। लेकिन बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि वोटों का प्रतिशत का जहां तक बात है तो बीजेपी का प्रतिशत भी बढ़ा है 2019 की तुलना में। वो ठीक है, लगभग 1% ही बढ़ा हो। ये जनजातीय क्षेत्रों में भी बढ़ा है और बाकी क्षेत्रों में भी बढ़ा है। लेकिन ये जो बढ़ा है उनका वोट बैंक, वोट बेस, वो इतना नहीं बढ़ा है जो जेएमएम को वो हरा पाए, क्योंकि उनका जो वृद्धि का जो प्रतिशत है वो 7 गुना, मतलब 7 एसटी सीट में तो 7% तक जेएमएम का वोट उनको मिला है। करीब 50% से ऊपर का वोट जेएमएम को मिला है, जो पिछले चुनाव की तुलना में 7% ज्यादा है। तो जो ये लोग बात कर रहे हैं, उन सब जो हम लोग लगातार बात करते आए हैं कि परिवारवाद भी एक मुद्दा है या गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन भी एक मुद्दा है, तो बीजेपी के नेता अभी इन सब कारणों को हार का कारण नहीं मान रहे हैं और उनका मानना है कि मैया योजना और महिलाओं का बड़ा वोट बैंक का बढ़ना और महिलाओं का जेएमएम के प्रति समर्थन का बढ़ना, ये सब कारण है बीजेपी के हार का। अमित जी, ऐसा लगता है कि जो झारखंड के बीजेपी के नेता हैं कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मैया सम्मान योजना के तरफ को ही अगर दे रहे हैं क्रेडिट, तो जो झारखंड भाजपा में जो माथा फुटअव्वल था, जो नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में जो फासला था, जो कि बड़े मुद्दे निकल करके आए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो जोर नहीं लगाया जो लगाना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में देखा गया, वो तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा बताया जा रहा है कि हमारी गलती नहीं है, उनका योजना ज्यादा अच्छा था इसलिए वो जीत गए। ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे वो? नहीं, 2 फैक्टर को बता रहे हैं अपना हार का कारण। एक जयराम फैक्टर को भी बता रहे हैं हार का कारण और दूसरा मैया योजना को हार का कारण बता रहे हैं। लेकिन मैं भी मानता हूं कि ईमानदारी से रिव्यू किया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है मनीष जी, कि हारने वाले को भी ना एक खुश होने का एक कारण हो जाता है या बचने का एक कारण मिल जाता है, और वो है बीजेपी का वोट बैंक। उनका कहना है कि मेरा मतों का प्रतिशत जो है वो नहीं कम हुआ है। विधानसभा से वो तुलना कर रहे हैं, लोकसभा से अगर तुलना करेंगे तो उनका मतों का प्रतिशत गिरा है। लेकिन वो जो आज जो तुलना कर रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना कर रहे हैं, और उनका कहना है कि मतों का प्रतिशत हम लोग का बढ़ा है, बेशक वो कम बढ़ा हो। और दूसरा उनका ये मानना है कि एक नया फैक्टर आ गया, जयराम महतो, उसकी वजह से भी उनको बहुत एक सीट पर हारना पड़ा। जैसे 2019 में वो लगातार ये बोल रहे थे कि अगर आजसू से गठबंधन हो जाता तो उनको वो बहुमत का आंकड़ा
पिछली 2019 में भी पार कर जाते। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही एक कारण है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। देखो, अगर आप पीछे देखोगे, जब 2014 में इनको अपार जन समर्थन और बहुमत मिला था, और जब रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी बहुत सारे फैक्टर थे। उस समय जेवीएम एक अलग फैक्टर था, वो अलग चुनाव लड़ रहा था। तो इस तरह का कोई ना कोई एक पार्टी या कोई नया फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, तो चुनाव में राजनीतिज्ञों के लिए कोई नया चीज नहीं है, यही तो आपको काउंटर करना है। तो इस बार तो फिर उनसे चूक तो हुई है, चूक हुई है, और वो भी बहुत बड़ी चूक हुई है, और कहीं ना कहीं अपने बचाव में दिखते आ रहे हैं झारखंड के जो बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो एनालिसिस करने में उनकी महारत हासिल है, और इनके बताए हुए कारणों पर वो शायद विश्वास भी ना करें, क्योंकि स्पष्ट है कि जो फीडबैक देना था वो इनको ही देना था। तो केंद्र नेतृत्व ये भी तो कह सकता है कि आपने हमें ढंग से बताया क्यों नहीं कि सुदेश महतो के साथ नहीं, हमें जयराम महतो के साथ जाना चाहिए था। नहीं, केंद्रीय नेतृत्व है इनका, इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी करवा रहा है। इस तरह की जो मंथन है और जो सुझाव है, वो बाहर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी उनके पास आएंगे, और निसंदेह उनका मिलान होगा। ऐसा नहीं है कि केवल वो पार्टी के नेताओं पर ही एकमात्र उनका वो रिलाई करेंगे। वो इधर उधर बहुत सारे इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हैं, और कई नेता जो आप बोलते हैं अंडर कवर, उनको रिपोर्ट देंगे। कभी कभी होता है सामूहिकता में लोग अलग रिव्यू करते हैं, और अलग से अगर उनसे बात करो तो उनका रिव्यू बदल जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सच उनके सामने तो आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि झारखंड में 28 एसटी सीट है, आदिवासी रिजर्व सीट है, उसमें मात्र एक सीट पर इनका जीत हुआ है। जो दूसरा ट्राइबल लीडर बाबूलाल मरांडी जीते हैं, वो एक जनरल सीट से जीते हैं। एससी सीट पर भी अगर आप रिव्यू करेंगे तो 9 में 5 सीट जेएमएम के पास है और 4 सीट इनके पास है। तो जनरली एससी सीट पर बीजेपी और एनडीए का जीत जेएमएम की तुलना में ज्यादा हुआ करता था। इनके खुद विपक्ष के नेता अमर बावड़ी भी चुनाव हार गए हैं। तो अगर आप वर्ग की विशेष हर एक सीट पर अलग अलग भी देखेंगे तो कोई ऐसा सीट, सामान्य सीट पर भी जेएमएम को ज्यादा, उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली हैं। एसटी सीट पर भी उनको ज्यादा सीटें मिली हैं, एससी सीट पर भी उनको ज्यादा एससी सीट पर भी उनको ज्यादा सीटें मिली हैं। तो उनको तो ये मानना ही होगा कि बीजेपी में शायद आदिवासी नेताओं की कमी है, बाहर से लाए लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं हो सके। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है कि आपके आदिवासी नेता क्या कर रहे थे। लेकिन फिर उनका यही तर्क है कि एसटी सीट पर भी हम लोग का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन अमित जी, टिकट बंटवारा भी एक बहुत बड़ा कारण, हम लोगों ने एक कहें तो संवाद किया था इस विषय पर कि टिकट बंटवारा भी एक बहुत बड़ा कारण था। और हम ऐसा जानते हैं कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बीजेपी की मीटिंग होती है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मीटिंग के अंतराल में बैठे होते हैं और एक एक नाम पर गहन चर्चा होती है। तो ऐसे में हालांकि झारखंड यूनिट से ही नाम का प्रस्तावना भेजा जाता है, लेकिन केंद्रीय इलेक्शन कमेटी भी उस पर काफी ज्यादा, आपने बताया कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी करवाती हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवार करवाती होंगी। तो क्या दोषारोपण सिर्फ राज्य स्तर के नेताओं पर होगा या केंद्रीय नेतृत्व को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? मेरा जो अनुभव कहता है कि जो लास्ट में केंद्रीय नेतृत्व भी बाहर के नेताओं को इसका दोषी नहीं मानेगा। फाइनली जो जिम्मेवारी होगी वो राज्य के नेताओं तक ही सीमित रहेगी। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि जैसे जितने टर्न कोर्ट्स को टिकट दिए, जो लास्ट मोमेंट में दूसरे पार्टी के नेताओं को शामिल कराया गया और उनको टिकट दिया गया, तो कहीं भी रायशुमारी या इनका इंटरनल सर्वे में उन नामों की चर्चा तो होती नहीं है। तो अगर आपको उनको किसी बाहर से लाए हुए व्यक्ति को टिकट देना भी था तो आप उनको 6 महीना पहले, 1 साल पहले तक भी पार्टी में शामिल करा लेते, ताकि कम से कम उस सर्वे में उनके नामों पर भी चर्चा हो जाती, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता। दूसरा क्या है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या कोई भी राजनीतिक दल जो है 2-3 कैटेगरी में सारे सीट्स को बांट देती है।
एक वो कैटेगरी जहां वो बहुत स्ट्रांग होल्ड है, जो जीतेंगे ही 100%, जहां उनका सिटिंग भी है, पिछले बार ज्यादा मार्जिन से जीता है, वो एक कैटेगरी है जहां वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि इस नंबर से मेरा मिनिमम, इस नंबर से मेरा चुनावी अभियान शुरू होगा। दूसरा वो कैटेगरी है जो 50-50 है, जहां कड़े मुकाबले होने का संभावना है। पिछले बार काफी कम मत से जीत हार हुआ था, तो इस बार हम एक वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि इस पॉलिसी के तहत अगर चलेंगे, ये इस रणनीति के तहत चलेंगे, तो इन सीटों को जीता जा सकता है। और कुछ एक वो सीट है जिसपे आज तक आप ऐतिहासिक रूप से कभी जीते नहीं है, आप मान के चलते हैं कि ये विपक्ष का या दूसरे पार्टी का इस पे स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी आज जिस लेवल पे देश में राजनीति कर रही है और उनका जितना विस्तार हुआ है, उनको और पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा इतिहास इन्होंने तोड़ा है। जैसे राहुल गांधी का ही सीट लीजिए, अमेठी का सीट, स्मृति ईरानी सफल हुई थी जीतने में। तो अगर आप उस लेवल पर होमवर्क नहीं करेंगे या जो आप खुद किए हैं अपने कामों को दोहराएंगे नहीं, तो इतिहास नया कैसे बनाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इन सब पहलुओं पर चुनाव के पहले कितना बातचीत हुआ, कितना वो एग्रेसिव थे। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हुसैनाबाद की सीट, मुझे लगता है कि पलामू प्रमंडल में और 2-4 सीट तो लाया जा सकता था, लेकिन अगर आप टर्नकोट पे आपने भरोसा किया तो और आपके जो बगावत बागी उम्मीदवार थे वो 15,000 20,000 वोट उन सब सीटों पर लाए, जहां हर एक वोट लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हार जीत का फैसला करती है। वहां 15,000 20,000 वोट डायरेक्ट रूप से आपका कट जाए, और उसका इनडायरेक्ट असर भी होता है। जब लोगों को पता चलने लगता है कि ये पार्टी लड़ाई में नहीं है, तो लोग अपना ऑप्शन बदल देते हैं। तो इन सब चीजों पर बहुत गहनता से विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, एक ये भी मैं बोलूंगा, परिवारवाद के लिए जितने बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को चुनाव लड़वाया गया, उसमें ज्यादा जगह असफलता हाथ लगी, चाहे वो पोटका में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा हो, या खुद चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हो, और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा हो, या सीता सोरेन हो। इन जो महारथी, जिसको बीजेपी मान के चल रही थी कि 5-7-10 सीट तो मैं ऐसे ही बढ़ा लूंगा, तो वहां भी इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो इनको आने वाले समय में केवल मंथन ही नहीं, इस चुनाव परिणाम से सीखने की भी जरूरत होगी, ताकि आने वाले चुनाव में इस तरह की गलतियां फिर दोहराई ना जाएं। बिल्कुल। आखिर में अमित जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि चुनाव में जब जाते हैं तो एक नैरेटिव के साथ जाते हैं। वो नैरेटिव तो केंद्रीय नेतृत्व ने ही तय किया होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, जो जमीन जिहाद की बात जो बीजेपी ने करी, लैंड जिहाद, आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर करके उनका धर्मांतरण कराना और उनके जमीन को अपने नाम कर लेना, जो बीजेपी ने इन मुद्दों का उठाया था। लेकिन चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इन मुद्दों का लोगों से कोई खास कनेक्ट नहीं हो पाया। तो इस नैरेटिव के लिए तो झारखंड के बीजेपी के नेता जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते हैं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने ही तय किया होगा कि क्या नैरेटिव करना है वहां जाकर के। देखिए, चुनाव विश्लेषण तो होता आया है, लेकिन चुनाव विश्लेषण में कुछ एक चीज को ना नापा तौला नहीं जा सकता है, और आप एकदम डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। चुनाव विश्लेषण कोई मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी तो मनीष जी, आप ये भी तो मान सकते हैं कि जो इनका वोट बैंक का परसेंटेज जो इंटैक्ट रहा या जो थोड़ा बहुत बढ़ा, हो सकता है कि उन मुद्दों को अगर नहीं उठाया जाता तो आप उससे नीचे चले आते, ऐसा हो सकता था। तो एकदम नकार तो नहीं सकते हैं मनीष जी, कुछ तो उनका भी रिसर्च रहा होगा। और अभी भी जब चुनाव परिणाम आ गए और इनको जब हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी इनके नेता इस तरह का बयान लगातार देते आ रहे हैं कि उन मुद्दों पर उनकी पार्टी अडिग रहेगी और आगे भी उन मुद्दों को उठाते रहेगी जोर शोर से। इसका मतलब ये है मनीष जी कि कहीं ना, अच्छा, और राष्ट्रीय पार्टी खास करके बीजेपी जैसी पार्टी केवल वर्तमान नहीं देखती है, वो भविष्य को देखते हुए भी चलती है। तत्कालिक हो सकता है कि आपको हार मिल रहा हो, लेकिन इन मुद्दों का हो सकता है आने वाले अगले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़े। तो मैं भी ये मान रहा हूं कि अभी हर चीज को काट देना या हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना जल्दीबाजी होगी। बहुत बहुत माइक्रो लेवल पर इनको सीट दर सीट, कैंडिडेट दर कैंडिडेट
बूथ वाइज बूथ, इस तरह का इनको जब आप बूथ पर जाएंगे तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो आपको इनको इस लेवल पर जाकर एनालिसिस करना होगा और उसमें कुछ वक्त लगेगा, गहन चिंतन बाकी है, काफी बारीकी से हर चीजों का हम कहते हैं कि एनालिसिस बीजेपी में होता है और वो होगा, और उसकी जानकारी और उसकी समीक्षा को भी लेकर के हम आपके सामने आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। अमित जी, आपने बीजेपी में हो रहे मंथन के बारे में कई सारे चीजों के बारे में हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।